हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह योग और विशेषकर माता पिता का एक प्रश्न होता है। अधिकतर देखते हैं कि बच्चों की आयु 30 से अधिक हो जाती है तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर वे हमसे प्रश्न करते हैं, एक ज्योतिषी के पास जाकर प्रश्न करते हैं कि आखिर मेरी संतान जो है उसका विवाह होगा भी या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो आप स्पष्ट कह दें, और यदि होगा तब भी आप क्लियर करें। यह प्रश्न आता है और वास्तव में चिंता का विषय है ही। लेकिन 30 साल से अधिक आयु होना आज के समय में एक सामान्य सी बात हो चुकी है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पुराने समय में हम देखते थे कि एक व्यापारी का बेटा व्यापारी ही बनता था। कोई ज्योतिषी या पंडित था तो उसका पुत्र ज्योतिषी या पुजारी ही बनता था। इसी प्रकार से अन्य अन्य कर्म करने वाले लोग, उनकी संतानें वे ही कर्म करती थी। लेकिन आज के समय में एजुकेशन का विस्तार हो चुका है। शिक्षा तो पुराने ज़माने में भी थी, लेकिन आज हर व्यक्ति तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका है और यह सारी सुविधाएं होने के कारण व्यक्ति शिक्षा भी ग्रहण करता है, उसके लिए परिश्रम भी करता है। क्योंकि एक ही प्रयास करे और व्यक्ति सफल हो जाए यह संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति कुछ साल प्रयास करता है, सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करता है, अच्छी नौकरी के लिए भी प्रयास करता है और उसमें समय आखिर लगता ही है। फिर उसकी पदोन्नति भी होती है। फिर धीरे धीरे विवाह की तरफ विचार की स्थितियां बाद में बनती है। तो इस कारण से विवाह में देरी होती है। लेकिन ज्योतिष में इस प्रश्न को कैसे समझें, क्योंकि बहुत सी बार आयु 35 से अधिक हो जाती है। वहाँ तो माता पिता फिर निराश ही हो जाते हैं कि अब तो विवाह होना ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी विवाह होगा यदि कुंडली में आज जो स्थिति बता रहा हूँ यह सटीकता से हो। जब भी विवाह की बात आती है तो हम कुंडली में सप्तम भाव को देखते हैं। आप यहाँ पर कुंडली देखें, ध्यानपूर्वक इस कुंडली को देखें। कुंडली का सप्तम भाव, सातवां भाव, जब भी विवाह की बात आती है सातवें भाव को ही हम देखते हैं। सातवें भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं, सातवें भाव का स्वामी कहीं खराब स्थिति में तो नहीं। यह सारी स्थिति हम देखते हैं। लेकिन एक भाव और भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कुंडली में एक भाव ऐसा और है जो 50% योगदान विवाह में रखता है और वह भाव है द्वितीय भाव, दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव की उपयोगिता भी उतनी ही है जितनी सप्तम भाव की है विवाह के संबंध में। तो 50-50% दोनों का योगदान होता है। अब आप कुंडली में सबसे पहले केंद्रों को समझें। कुंडली में केंद्र किनको कहते हैं? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। आप यहाँ पर एक चित्र देखें, नया चित्र, नई कुंडली। इस कुंडली में 4 तारे बने हुए हैं, स्टार बने हुए हैं। ये कुंडली के केंद्र कहलाते हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम कुंडली के केंद्र भाव कहलाते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े जो कॉलम बने हुए हैं कुंडली में, लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी है आपको, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो केंद्रों को देखें। दूसरी स्थिति, अब आप दूसरा चित्र देखें। यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिकोण। त्रिकोण लग्न, पंचम और नवम। लग्न को केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं। तो लग्न, पंचम और नवम ये 3 भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझ लें। तो आपने 2 स्थितियां समझी, एक तो केंद्र और एक त्रिकोण। तो अब आपके सामने अब स्थिति क्लियर हो गई कि केंद्र किसे कहते हैं और त्रिकोण किसे कहते हैं। और फिर स्थिति आपके सामने आई
ये वाली। तो ये भाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे भाव आ गए इसमें, केंद्र और त्रिकोण। इस चित्र को देखें, तीसरे चित्र को। इसमें लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम, नवम, इन भावों में स्टार लिखे हुए हैं। ये भाव महत्वपूर्ण भाव हैं। आप एक चित्र बना लेवें, वहाँ पर इसे उतार लेवें, क्योंकि यह 3rd नंबर जो चित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्थिति आपने समझ ली। अब आप कुंडली को ध्यान से देखें। कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव को देखें, वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है, क्या अंक लिखा हुआ है। क्योंकि कुंडली में राशि का नाम नहीं, अंक लिखा हुआ होता है। हर भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। ग्रहों को नहीं देखना है, अंक देखना है। दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, 7वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है। मान लीजिए, एक उदाहरण समझ लीजिए। यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली से मैं आपको समझा रहा हूँ। यह देखिए आप, वृषभ लग्न की कुंडली। लग्न में 2 का अंक, अर्थात वृषभ लग्न। ऊपर आप चार्ट से समझ सकते हैं, जैसे मेष राशि 1 अंक, वृषभ का 2, मिथुन का 3, कर्क का 4। इस चार्ट में ऊपर लिखे हैं और उनके स्वामी भी लिखे हैं आगे। मेष का स्वामी मंगल, वृषभ का स्वामी शुक्र, मिथुन का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य और 5 अंक है सिंह का। तो ऐसे आपको समझना है। तो आपके सामने जो उदाहरण है वृषभ लग्न का है। दूसरे भाव का, द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? दूसरे भाव को देखें ध्यान से। द्वितीय भाव जहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है, वह द्वितीय भाव कहलाएगा। हमेशा फिक्स रहता है द्वितीय भाव। भाव कभी नहीं बदलते हैं। भाव में अंक बदल जाते हैं, लेकिन भाव स्थिर रहते हैं। सप्तम भाव को हमेशा सप्तम भाव ही कहेंगे। उसमें अंक बदलते रहते हैं। अलग अलग लग्नों में अलग अलग अंक सप्तम भाव में होते हैं। अलग अलग लग्नों में द्वितीय भाव में अलग अलग अंक होते हैं। तो इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं। तो द्वितीय भाव में जो अंक लिखा हुआ है उससे उस राशि का पता कर लेंगे, और सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ उससे उस राशि का पता कर लेंगे। अब इस उदाहरण से आप समझेंगे कि दूसरे भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है तो मिथुन राशि है, स्वामी बुध हुआ। और सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल, क्योंकि वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ है सप्तम भाव में, तो मंगल सप्तम भाव का स्वामी हुआ। अब ये दोनों ध्यान से सुने, मंगल और बुध, ये दोनों प्लेनेट यदि केंद्र या त्रिकोण में ही हो तो विवाह निश्चित तौर से होगा, पक्का। चाहे कैसी ही परिस्थिति आ जाए, चाहे उम्र बहुत अधिक हो जाए, तब भी विवाह होगा। अब देरी से होने के बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति, पाप ग्रहों की स्थिति, वह रुकावट डालती है। सप्तम भाव में यदि राहु, केतु, शनि, पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल है, सूर्य है, और खराब स्थिति में है, तो उनके जाप अवश्य कराने चाहिए, वैदिक मंत्रों सहित संपुटित, तभी जाकर लाभ मिलता है। तो जैसे यह वृषभ लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली में मंगल और बुध यदि केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे हों, कहीं न कहीं किसी भी भाव में, साथ में ना हो, मंगल किसी और, मंगल मान लीजिए लग्न में बैठा है, बुध पंचम में बैठा है, या मंगल नवम में बैठा है, बुध चतुर्थ में बैठा है, लेकिन हो इन्हीं भावों में, केंद्र या त्रिकोण में ही होने चाहिए। तो किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं तो 100% विवाह का योग बनता ही है। और यदि इन दोनों में से यदि सप्तम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी भी यदि केंद्र या त्रिकोण में है, तब भी 50% योग तो बनता ही है। और 50% का मतलब बातचीत होगी, काम पक्का हो जाएगा। 50% भी कम नहीं होता है। लेकिन दोनों ही स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, दोनों ही भावों के स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें, तीसरे या अन्य जो भाव हैं वहाँ पर हैं, तो थोड़ी सोचनीय स्थिति हो जाती है। और हमारे पुराने शास्त्रकारों ने इस सूत्र को भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में हो तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। चाहे व्यक्ति का विवाह डिले ही सही, लेकिन होगा, निश्चित तौर से होगा। हाँ, कहीं कहीं 11वें भाव में यह स्थिति है,
तब भी थोड़ी लाभ वाली रहती है, क्योंकि वहाँ से वह पंचम को देखता है, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया नहीं होता है। केंद्र और त्रिकोण इनमें ही होने चाहिए द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तीसरे और 11वें भाव में बैठे हुए हैं तब भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा विवाह के लिए, विवाह में देरी होगी ही, और बहुत सी ऐसी स्थितियाँ होती है कि और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। तो दूसरे भाव के स्वामी पर भी नज़र अवश्य डालनी चाहिए। हाँ, एक बात अलग है कि सप्तम का कारक, सप्तम भाव जो है उसका कारक कौन है, लड़के की कुंडली में शुक्र है, लड़की की कुंडली में गुरु है, उनकी स्थिति भी देखनी होगी। लड़के की कुंडली में यदि शुक्र केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ तब भी विवाह पक्का हो जाएगा। साधारण सा सूत्र समझ लें, लड़की की कुंडली में यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ तब भी पक्का विवाह जल्दी हो जाएगा। इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन गुरु वैसे भी केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में है तो लाभकारी लड़के की कुंडली में भी होता ही है। लेकिन आज आपने समझा कि सप्तम भाव का जितना योगदान है दूसरे भाव का भी उतना ही बड़ा योगदान है, और इन दोनों भावों का संबंध यदि केंद्र या त्रिकोण से हो जाए, इन्हीं भावों में बैठ जाए तो स्थिति इतनी बुरी नहीं होती है। लेकिन बहुत सी बार हमारे पास ऐसी कुंडलियाँ आती है कि जिनमें सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी दोनों प्लेनेट छठे, 8वें, 12वें में है, या तीसरे में है या 11वें में है, तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। हाँ, यदि सप्तम का स्वामी और द्वितीय का स्वामी केंद्र में है, त्रिकोण में है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ, मान लीजिए वृषभ लग्न की ही कुंडली है और इस कुंडली में सप्तम का स्वामी कौन है, मंगल, और मंगल केंद्र में ही कहीं बैठा हुआ या त्रिकोण में बैठा हुआ लेकिन राहु के साथ बैठ गया या शनि के साथ बैठ गया, ऐसी स्थिति में राहु और शनि के जाप कराने पड़ेंगे, या केतु के साथ बैठा हुआ तो केतु के भी जाप कराने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ी स्थितियाँ अच्छी रहेगी। हालांकि इस कुंडली में तो मंगल भी बहुत सी बार दुखदायी स्थिति में हो जाता है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है, तो मंगल स्वयं भी इस कुंडली में योग कारक नहीं होता। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल विशेष योग कारक नहीं होता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है तो विवाह तो निश्चित तौर से होगा ही। हाँ, मंगल की दशा चल रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वह अलग स्थिति है, लेकिन आज बात हो रही है विवाह की। तो द्वितीय भाव जो है और सप्तम भाव जो है उनके स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से एक भाव का ही स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में है तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, विवाह होगा, देर से ही सही अवश्य होगा। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो प्रारब्ध है, जो योग लिखा है वह निश्चित तौर से भुगतना ही पड़ेगा। समाधान महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, समाधान भी, लेकिन समाधान की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो पंडित भी कम से कम ऐसा होना चाहिए जो उस विषय का ज्ञाता हो और वह प्रेम पूर्वक उस पूजा पद्धति को करता हो। तो यह सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी जाकर स्थितियां ठीक होगी। और वैसे तो मेरा यह मानना है कि हर उपाय को आप स्वयं करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि स्वयं भक्ति नहीं करेंगे आप तो केवल अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। पूजा पाठ का सीधा संबंध है व्यक्ति की मानसिकता बदलना, और जैसे जैसे व्यक्ति धर्म से जुड़ेगा, धार्मिक कृत्य करेगा, उसकी बुद्धि भी शीतल होगी और जो भी विचार करेगा पूरी बुद्धि से, विवेक से विचार करेगा और उसके बाद निर्णय लेगा। तो पूजा व्यक्ति यदि स्वयं करे, उपासना खुद करे और कोई भी उपाय खुद करे तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। लाखों रुपए खर्च करने से कुछ नहीं होता है, तो इस बात को भी अवश्य समझें और अनावश्यक धन की बर्बादी ना करें। तो इससे पूर्व भी मैंने विवाह से संबंधित बहुत से
वीडियो डाले हैं, आपने नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं और हमारे इस चैनल के सदस्य बने, ताकि आने वाले समय में जो नए नए वीडियो में डालूंगा आप तक समय पर पहुंच पाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। द्वितीय भाव सप्तम भाव का संबंध यदि केंद्र या त्रिकोण से है, इन भावों में बैठे हुए हैं, तो विवाह निश्चित तौर से होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इन भावों में नहीं है तो हमारे पास भी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, फिर हम भी विचार में पड़ जाते हैं और फिर जो महत्वपूर्ण उपाय है वे बताने पड़ते हैं। हालांकि उपाय वही होते हैं जो सामान्य है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी जिन पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या सूर्य के साथ कहीं अस्त है, तो वहाँ पर सूर्य की स्थिति भी देखनी पड़ेगी उस कुंडली में। यदि खराब है तो उसकी पूजा करनी पड़ेगी। राहु के साथ बैठा हुआ है तो राहु की पूजा करनी पड़ेगी। केतु के साथ बैठा हुआ तो केतु की पूजा करनी पड़ेगी। शनि के साथ शत्रुता है, उसके साथ बैठा हुआ है तो उसकी पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि शनि की पूजा हर समय करनी पड़े। बहुत सी बार राजयोग वाली स्थितियां भी होती है कुंडली में। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध और शनि का योग श्रेष्ठ योग कहलाता है, अशुभ योग नहीं कहलाता है। तो ऐसी स्थितियां भी देखनी पड़ती है। तो ये सारी बातें देख कर ही उपाय किए जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।